नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मेरा नाम है नंदिनी और प्रिय संस्कृतम में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। तो हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे थे। इस श्रृंखला में हमने अब तक 120 प्रश्न तक देख लिया है। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो 121 नंबर का जो प्रश्न है आपका, 121 नंबर का प्रश्न जो है उसमें कहा गया है दर्श पूर्णमासयोः प्राधान्येन यागाः भवन्ति। दर्श पूर्णमास में जो है प्रधान याग कितने हैं? तो इसका आपका दूसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रतिपाद्य विषयाणां क्रमः अयमुक्तः अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों का जो है क्रम बताइए। तो मीमांसा दर्शन के भाष्य में सबर स्वामी जी ने ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे, उनके प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 बताई है। वहाँ पर श्लोक प्राप्त होता है हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। इस प्रकार से यह श्लोक मिलता है। तो पहले नंबर पे आपके आ जाएंगे हेतु, दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे निर्वचन। तो हमारे विकल्प में हेतु नहीं है, तो दूसरे नंबर पे निर्वचन है, तो बी विकल्प हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा। इस तरीके से हमारा तीसरा, चौथा और पहला विकल्प गलत हो जाएगा। हमें हमारा सही उत्तर बी दूसरा विकल्प जो है वो मिल चुका है, लेकिन अभी हम इनके क्रम और देख लेते हैं। उसके बाद निर्वचन के बाद तीसरे नंबर पर है निंदा, जो कि हमारे प्रश्न के विकल्पों में है नहीं। और इसके बाद आपका चौथा है प्रशंसा, जो कि डी विकल्प है, बी उसके बाद डी। और फिर संशय भी हमारे प्रश्न में विकल्प में नहीं है। उसके बाद विधि तो फिर बी डी ए। उसके बाद परक्रिया, फिर पूरा कल्प, तो पूरा कल्प भी हमारे प्रश्न में है, तो बी डी ए और ई। और इसके बाद आपका व्यवधारण कल्पना। इस तरीके से आपका दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वेदांते प्रतिपाद्य विषयाणाम क्रमः। वेदांत जो दर्शन है उत्तर मीमांसा, उसमें प्रतिपादित विषयों का क्रम बताना है। ये सारे विषय वहाँ पर प्रतिपादित हैं और उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इसमें हमारा श्रुति वाक्यानाम ब्रह्मणि समन्वयः डी आ जाएगा। उसके बाद सांख्यादि भी विरोध परिहार सी आ जाएगा। तो सबसे पहले डी किस में है? तो दो ऑप्शन से ही हमारे सही विकल्प मिल जाते हैं। और फिर बी और उसके बाद ए, अर्थात डी सी बी ए, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। पहला जो हमारा है वह सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में समुचित मिलान करना है, तो देखते हैं। ये जो भृशायते हैं इसको हम क्यंग प्रत्यय से, भृशायते जो है आपका नाम धातु प्रकरण का जो शब्द है, और इसमें भृशायते कष्टायते मतलब ये इसका जो भृशायते बना है इसका जो सूत्र है कष्टाय क्रमणे, 2 सूत्र प्राप्त होता है वहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में। और एक सूत्र है शब्दः वैर कलहाभ्र
कर्म मेघेभ्यः करणे। इस तरीके से इस सूत्र से आपके नाम धातु प्रकरण में भृशायते, तो भृशायते से आपका क्यंग प्रत्यय हो जाएगा। पहले का 3, पहले का 3 आपका 2 विकल्प में है, तो 2 और 3। इसके बाद दूसरा पटपटायते, पटपटायते क्यश प्रत्यय है आपका, तो बी का 1। अब आपका तीसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हमें दूसरा हमारा जो है वो सही मिल गया है उत्तर, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। विष्णु यति, यह जो है यह भी नाम धातु प्रकरण का जो शब्द है। सूत्र क्या है? उपमानादाचरे, उपमानादाचारे ये सूत्र है। इससे ये शब्द विष्णुयति जो है क्यच प्रत्यय करके बनता है। और इसके बाद शावयति, शावयति के लिए आपका अड़िच प्रत्यय, शावयति शब्द अड़िच प्रत्यय करके बनता है। और यह अड़यंत प्रक्रिया प्रकरण का हेतुमति जो सूत्र है उस सूत्र से अड़िच प्रत्यय होकर शावयति बनता है। ये सारे लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकरण हैं, तो वहाँ से प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सौंदर्यम अलंकार इति कस्योक्ति। सौंदर्य आपका अलंकार है, ऐसा किसका कथन है? तो ये आपके आचार्य वामन जी का कथन है। दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं भामा, हमारे जो काव्य शास्त्रीय आचार्य हुए हैं सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत के अनुसार काव्य के लक्षण दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं हम। आचार्य भरत जी ने जो दिया है, सबसे पहले उन्होंने काव्य का लक्षण दिया है विभाव अनुभाव। विभाव अनुभाव काव्य का लक्षण ही मतलब कह सकते हैं कि प्रसिद्ध उक्तियाँ, लक्षण भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध उक्तियाँ भी कह सकते हैं, और रस के विषय में भी कह सकते हैं। तो आचार्य भरत जी ने जो कहा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये इनका प्रसिद्ध है। इसके बाद वामन जी रीतिरात्मा काव्य से, इन्होंने काव्य के विषय में कहा है कि रीतिरात्मा काव्य से, और इन्होंने सौंदर्य को काव्य का अलंकार भी माना है। और भामह जी ने जो है, हमारे आचार्य भामह जी ने, उन्होंने कहा है शब्दार्थौ संहितौ काव्यम, इन्होंने काव्य को शब्दार्थौ संहितौ कहा है। और आचार्य दंडी जी जो हैं उन्होंने काव्य का लक्षण किया है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्नात् पदावली। इस तरीके से हमने चारों आचार्यों का मत देख लिया। अब प्रश्न नंबर 126 जो है, इसमें अलंकार और उनके लक्षण दे रखे हैं, हमको उनका मिलान करना है। तो अपहुनति अलंकार जो है, अपहुनति अलंकार जो है इसका लक्षण है प्रकृतम यन्निषेध्यान्य साध्यते सा तु अपनुति। अर्थात एका आपका यहाँ पे चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 1 का 4, तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका दूसरा सही विकल्प मिल जाएगा। फिर बी का आपका 3 उपमा, उपमा अलंकार के लिए कहा गया है उपमेयोपमान सादृश्यम। अर्थात पहले अपहुनति अलंकार जो है उसके विषय में बता देते हैं। उपमेय का निषेध करके जो अन्य अर्थात उपमान की सिद्धि की जाती है वह अपहुनति अलंकार वहाँ होता है। और अपहुनति अलंकार जो है वो आपका
दो प्रकार का है, शाब्दिक अपउन्नति और आर्थी अपउन्नति। इसके बाद आपके उपमा अलंकार के विषय में बात करते हैं। उपमा अलंकार के विषय में आचार्य काव्य प्रकाशकार जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में बताया है, साधर्म्य भेदे उपमा, अर्थात उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म्य का वर्णन करना उपमा कहलाता है। तो इस प्रकार आपका बी का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और फिर विभावना अलंकार के लिए क्या कहा गया है, क्रिया या प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर विभावना, हेतु रूप क्रिया अर्थात कारण का निषेध अथवा अभाव होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना कहलाती है। तो आपका सी का एक, सी का पहले से और डी का दो, समासोक्ति। समासोक्ति के विषय में क्या कहा गया, परोक्ति भेद कैश्लिष्टय है समासोक्ति, श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा अप्रकृत के व्यवहार का कथन या दो अर्थों का संक्षेप में कथन होने के कारण वहाँ पे समासोक्ति अलंकार होता है। इस तरीके से अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 127 नंबर प्रश्न, इसमें क्रम लगाना है धातुओं का। ये जो धातु दे रखे इनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आपका बी आ जाएगा, देविता। अब बी आपका दो ऑप्शन में है, तो उसके बाद आपका ए आ जाएगा, ऐधत। बी के बाद ए, ये भी कट गया। और उसके बाद आपका ऐधेत, ऐधत एधेत, देविता ऐधत एधेत, तो सी आ जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा तन्यात, और फिर लास्ट में एकदम आ जाएगा असावित। इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा क्रम से। यह आपका मनुस्मृति से प्रश्न है। मनुस्मृति से गुरु के विषय में बताया गया है कि गुरु से द्वेष करने पे, मत्सर करने पे से, परावाद करने से, निंदा करने से क्या क्या होता है उसके विषय में यहाँ पर पूछा गया है। तो मत्सरी, गुरु के साथ जो मत्सरी करता है वो क्या होता है, कीट होता है। तो ए का 3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद परिभोक्ता जो है वो कृमि होता है, तो बी का 4, ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद आपका परिवादी जो है वो खर होता है, खरह, परिवादी खरह, तो सी का 1 और डी का 2। निंदकः जो गुरु की निंदा करता है, स्वाह, वो कुत्ता स्वाह होता है। इस तरीके से हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरण्यकं च वेदेभ्यः, एक मिनट, आरण्यकं च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतं यथा इति वचनं लभ्यते। यह वचन कहाँ प्राप्त होता है, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में या आरण्यक में? तो यह जो है आपका महाभारत में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका, डॉक्टर कीथ महोदयानुसारेण रामायणस्य मूलरचनाकालः कः? तो इसके विषय में हमें तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन एनटीए ने इसका सही उत्तर जो है पहला विकल्प माना है, 400 ईसा पूर्व। अब 131 प्रश्न आपका, समुचित मिलान करना है।
इस प्रश्न का समुचित मिलान करना है। तो गायत्रम, ये आपका विषय कहाँ का है? पाणिनीय शिक्षा का विषय है ये आपका। वहाँ पे पाणिनीय शिक्षा में जो है वर्णोत्पत्ति प्रक्रिया के अंतर्गत ये विषय आता है। इसमें गायत्रम जो है प्रातः शवन होगा, तो ए का 2। अब ए का 2 यदि है तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये सारे विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे और हमें हमारा सही विकल्प पहला मिल जाएगा। इसके बाद त्रैष्टुभ, त्रैष्टुभ बी का जो है माध्यन्दिन सवन हो जाएगा और जागतम अर्थात जगती उसका सी का जो है तृतीय सवन हो जाएगा और साध्यस्क ये अलग विषय है, इसका सोम विकार हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 132 नंबर प्रश्न पे। 132 नंबर प्रश्न में जो है कालस्य अवरोह क्रमेण प्रस्थान लक्षणानि स्थापयन्ताम, अर्थात काल क्रम के अनुसार हमको क्रम लगाना है। क्रम वो भी आरोही नहीं, बढ़ते हुए नहीं, बल्कि अवरोह क्रम में, घटते हुए क्रम में हमें लगाना है। तो हमारे जो आचार्य क्षेमेंद्र हैं इनका समय कितना है? 11वीं शताब्दी है। और इसके बाद हमारे जो वामन जी हैं इनका समय आपका 800 है, 800 ईस्वी। इसके बाद हमारे जो आपके भरत जी हैं इनका समय है 100 से 300 के बीच में। हाँ, 300 ईसा पूर्व के बीच में। और हमारे जो आचार्य भामह हैं इनका समय है 700 नहीं, वो 300 से 600 ईसा पूर्व। 300 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ने ईस्वी है इनका। और उसके बाद ध्वनिकार जो आनंदवर्धन है उनका समय है आपका 850 ईस्वी। तो इस तरीके से यदि बढ़ते हुए क्रम में करते हम तो सबसे पहले हमारे आचार्य भरत मुनि आते, सी विकल्प आता। लेकिन यदि घटते क्रम में करेंगे तो सबसे अंतिम में हमारे आचार्य भरत मुनि आ जाएंगे, सी विकल्प सबसे अंत में आएगा। इस तरीके से भी हमें हमारा उत्तर मिल जा रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे सबसे अधिक समय किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र जी का, 11वीं शताब्दी। तो ये सबसे पहले। उसके बाद किसका है? उसके बाद आपका 850 आपके आनंदवर्धन जी का है, तो ई आ जाएगा। उसके बाद 800 आपका वामन जी का है, तो बी आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है कि 300 से 600 भामह जी का है, तो डी आ जाएगा। उसके बाद अंतिम में 100 से 300 जो है वो हमारे आचार्य भरत मुनि जी का है। तो इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋक् मंत्राणाम लक्षणमिदम्। ऋक् मंत्रों का लक्षण क्या है? तो आपका अर्थ और पाद व्यवस्था, ये 2 ऋक् मंत्रों के लक्षण हैं। तो वो बी और सी, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इमाः सन्ति भासेतर कवि रचना,
अर्थात हमारे जो महाकवि भास हैं उनसे इतर रचना कौन कौन सी है। तो इसमें जो किरातार्जुनीयम है वो आचार्य भारवी जी की महाकवि भारवी जी की रचना है। तो तीसरा विकल्प जिस में नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प तो सब में है। और उसके बाद महावीर चरितम भवभूति जी की है। तो ई यदि जिस किसी में नहीं है वो विकल्प गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें भास कवि से इतर पूछा गया है। तो जो भास कवि जी की नहीं है वो हमारे विकल्प में सही होगा। और हर्ष चरितम जो है हमारे बाणभट्ट जी की है, तो डी विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला विकल्प सी डी ई ये हमारे भास की रचना नहीं है। किरातार्जुनीयम सी जो है भारवी जी की है, हर्षचरितम बाणभट्ट जी की है और महावीर चरितम भवभूति जी की है। इसमें ए और बी अविमारक और कर्णभार हमारे महाकवि भास जी की रचना है। अच्छा, भास जी की अन्य रचनाओं को भी देख लेते हैं। मुख्य रूप से भास महाकवि जो भास हुए हैं उनकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया है। उदयन कथा मूलक, रामायण मूलक, महाभारत मूलक और लोक कथा मूलक। तो उदयन कथा मूलक इनकी 2 रचनाएं हैं, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवास वदत्तम। और रामायण मूलक भी इनके 2 ही नाटक हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। इसके बाद लोक कथा मूलक इनकी 2 रचनाएं अविमारक और चारुदत्त। और इसके बाद इनका जो शेष रचना है वो महाभारत मूलक है। महाभारत मूलक इनकी रचनाएं हैं औरोभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, बालचरितम, कर्णभार। इतने जो हैं इनके महाभारत मूलक रचनाएं हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है तो इस प्रश्न में बोला गया है परम मर्मज्ञः प्रगल्भ छात्रः कः भवति। यह किस छात्र का लक्षण है। अच्छा, हमारा जो अर्थशास्त्र है उसमें गुप्तचर के प्रकार के विषय में वर्णन किया है। गुप्तचर के कुल 9 प्रकार वहाँ पे बताए गए हैं। अच्छा, पहले गुप्तचर के 2 विभाग करते हैं, स्थायी गुप्तचर और भ्रमरशील गुप्तचर। तो स्थायी गुप्तचर आपके 5 प्रकार के होते हैं और भ्रमरशील गुप्तचर आपके 4 प्रकार के। तो दोनों गुप्तचर मिला के कुल आपके 9 प्रकार के गुप्तचर होते हैं। तो ये जो परम मर्मज्ञः प्रगल्भ छात्र यह जो लक्षण दिया गया है ये आपके स्थायी गुप्तचर के 5 प्रकारों में से एक प्रकार का लक्षण है। तो हम स्थायी गुप्तचर के 5 प्रकारों को देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं। कापटिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। तो हम क्रमशः ही इनके लक्षणों को देखते हैं। तो कापटिक का लक्षण जो है परम मर्मज्ञः प्रगल्भ छात्रः कापटिकः, और यही हमारे प्रश्न में पूछा भी गया है। तो इसलिए इसका सही विकल्प कापटिक हो जाएगा, दूसरा। इसका सही विकल्प जो है दूसरा हो जाएगा। इसके बाद उदास्तिक का लक्षण जो है वो दिया है प्रप्रज्ञा प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौच युक्तः उदास्थितः। और गृहपतिक के लिए कहा गया है कृषको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तो गृहपति व्यंजनः। और उसके बाद वैदेहक के लिए बोला गया है वाणिज्यको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तो वैदेहक व्यंजनः। इसके बाद तापस के लिए क्या कहा गया है मुंडो जटिलो वा वृत्ति कामस्तापः सव्यंजनः। इस प्रकार से हमने 136 नंबर प्रश्न की व्याख्या देखी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है येषु पाणिनि नामांतराणि सन्ति। आचार्य पाणिनि जो है हमारे इनका अन्य नाम इनमें से कौन सा है। तो एक तो है सालातुर्य, क्योंकि वो सालातुर ग्राम के रहने वाले थे। ए, तो ए जिस विकल्प में नहीं है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका है सालंकी, गोणिका सूत नहीं है। गोणिका सूत जो है आपके पतंजलि जी की है।
कोड़िका सूत और फणिवृत्ति, बी सी और ए और सी आचार्य पाणिनि जी की है, बी और डी आचार्य पतंजलि जी की है। तो हमसे पाणिनि जी के विषय में पूछा गया है, तो हमारा सही विकल्प जो है ई और सी सही विकल्प हो जाएगा। तो दूसरा हमारा सही है उत्तर, दूसरा वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस बार इतर रचनाएं बहुत सारी पूछी हुई हैं। अभी महाकवि भास से इतर रचना पूछी हुई थी, अभी महाकाव्य से इतर रचना पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि महाकाव्य से इतर रचना कौन कौन सी है बताइए। तो इसमें दस कुमार चरितम क्या महाकाव्य है? नहीं। आचार्य दंडी का एक आख्यायिका है दस कुमार चरितम। नैषधीय चरितम आपकी महाकाव्य है? जी बिल्कुल। बुद्ध चरितम भी महाकाव्य है? बिल्कुल। उत्तर रामचरितम आपका नाटक है भवभूति जी का, और हर्ष चरितम आपकी आख्यायिका है। दस कुमार चरितम आपका 10 कुमारों की कथा का वर्णन है उसमें। तो हमारे ए डी और ई विकल्प सही हो जाएंगे। ए डी ई चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें आपके जो है कि नैषधीय चरितम आचार्य महाकवि श्रीहर्ष जी की रचना है, बुद्ध चरितम अश्वघोष जी की रचना है, और 10 कुमार चरितम दंडी की है, उत्तर रामचरितम भवभूति और हर्ष चरितम बाणभट्ट जी की रचना है। इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न जो है ये थोड़ा विषय अंदर का है। हमने ढूंढा बहुत, इसका क्रम भी मिला हमको, लेकिन हमको 2 तरीके से मिला क्रम, और दोनों तरीके से बहुत सही नहीं मिला। तो जो एनटीए ने माना है हम उसी को अभी मानते हैं। तर्क भाषा ग्रंथे प्रतिपादितः निग्रह स्थानानां क्रमः। तर्क भाषा जो हमारा है उसमें उनके जो 16 पदार्थ है प्रमाण प्रमेय इत्यादि, उसमें अंतिम प्रमाण जो है प्रमाणिक पदार्थ जो है वो निग्रह स्थान, उसके विषय में कहा गया है कि उनके प्रकारों का क्रम पूछा गया है। तो उसके प्रकार तो मुझे कुल 25 मिले उसके भेद, और मुख्य रूप से 7 भेद भी मिले उनके हमें, और मुख्य रूप से मुझे उनके 7 भेद भी मिले। तो जो 25 प्रकार मुझे मिले उस हिसाब से यहाँ पे जो विकल्प सही दिया गया था वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रहा था उसके अनुसार क्रम मिलाने पर। तो जो और हमें 7 मिले थे अलग से प्रमुख, उनके अनुसार यहाँ पे कुछ कुछ विकल्प मुझे सही प्राप्त हुए, तो मैं वो लेके आई हूँ। उन 7 का क्रम क्या है? न्यून, अधिक, अपसिद्धांत, अर्थांतर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध। तो न्यून तो यहाँ हमारे विकल्प में है नहीं, तो उसके बाद अधिक है, अधिक आपका बी विकल्प है। तो हमारा पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी, चौथा भी गलत, तीसरा हमारा सही विकल्प। उसके बाद यहाँ पे अपसिद्धांत जो कि हमारे विकल्प में नहीं है, अर्थांतर है, अर्थांतर बी के बाद ए सही है। उसके बाद अप्रतिभा है, बी के बाद ए के बाद सी, और उसके बाद मतानुज्ञा, मतानुज्ञा है, ई सी के बाद जो है ई आ जाएगा, और उसके बाद है आपका विरोध। हाँ, वो जो 7 मुख्य प्रकार दिए गए थे उनका सही क्रम बैठ रहा है। बाकी 25 भेद जो क्रम से दिए हुए थे उसमें मुझे कोई सही क्रम मिला नहीं, तो इसीलिए हम इसको लेके आ गए। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये आपके बौद्ध दर्शन के भावना चतुष्टय से संबंधित है। तो माध्यमिक आपके जो हैं सर्व शून्यम
माध्यमिक का आपका चौथे से। सर्वशून्यम, योगाचार जो है आपके बाह्यार्थ शून्यम, सौत्रांतिक जो है आपके बाह्यार्थ अनुमेयत्वम और वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्षम। इस तरीके से आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये हमारा अंतिम प्रश्न है 140। इसके बाद गद्यांश वाला है, तो गद्यांश वाला हम अभी नहीं देखेंगे, फिर कभी देखेंगे। ये हमारा इस कक्षा का प्रश्नोत्तरी का जो है अंतिम प्रश्न है। तो इसमें सधर्म वस्तु प्रतिबिंबनम मूलो अलंकार है। ये सधर्म मतलब अलंकार के विषय में पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से दृष्टांत अलंकार मिलता है और यही सही विकल्प भी है हमारा। देख लेते हैं दृष्टांत अलंकार के विषय में क्या कहा गया है। उपमान उपमेय उनकी विशेषण और साधारण धर्म, इन सब का बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। अब हमने जो है संस्कृत के जो 30 अगस्त को हमारा री एग्ज़ाम हुआ था जून 2024 का, तो मुझे लगता है मैंने सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से देख लिए। आप लोगों को लाभ भी बहुत हुआ होगा और आप लोगों ने यदि देख लिया है तो अपने मित्रों को भेज दे ताकि वो लोग भी देख लें, और नहीं देखा है तो आप लोग खुद भी देखें और उसके बाद भेजें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।